वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये मेरा छोटा छोटा जो मैंने सेगमेंट में अपने लेक्चर्स को बांटा है और ये तमीद या बेस बनाएगा। इट विल प्रोवाइड बेसिस किस चीज़ का, कि आपको ये समझाया जाए कि ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं, किस पोर्शन के लिए करते हैं, पर्पस क्या है, और फिर आखिर में ये भी सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जाए कि सिस्टम स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए मैंने हमेशा, आप देख रहे हैं कि मेरी हर लेक्चर में ये वाली डायग्राम ज़रूर है। ये डायग्राम इसलिए कि डायग्राम बेसिस है ऑफ ऑल द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड द ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी हो या डायनेमिक स्टेट स्टेबिलिटी हो, मैंने सब ये बयान किया हुआ है। ये उसका ग्राफ है। इसके अंदर डेल्टा एंगल है जिसके ये 3-4 नाम मैंने दिए हुए हैं। लोड एंगल भी कहते हैं, पावर एंगल, रोटर एंगल, बस एंगल, जो चाहे आप कहें। और ये जो ब्लू लाइन है ये शो कर रही है इलेक्ट्रिकल पावर, और ये वर्टिकल लाइन जो है ये मैकेनिकल पावर। सिस्टम जब स्टेडी स्टेट होता है तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त ये फर्क करो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, इसको आप छोड़ दें, ये जो है इसको छोड़ दें, और आप ये देखें कि यहाँ पर ये पी शैफ्ट या पी मैकेनिकल और पी इलेक्ट्रिकल बराबर है। तो अगर यहाँ पर सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो ये स्टेबल है। और अगर ये इन दोनों में मुताबिकत ना हो, ये एक ही पॉइंट ना हो कि पी इलेक्ट्रिकल यहाँ हो, शैफ्ट यहाँ हो, तो फिर आपको पता है कि पावर इलेक्ट्रिकल आप ज़्यादा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे उसी जनरेटर से, और आप मैकेनिकल पावर नहीं बढ़ाएंगे तो स्लो हो जाएगा, स्लो होने लगेगा, रिटार्डेशन होगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिकल पावर जो नहीं बढ़ेगा, मैकेनिकल पावर बढ़ जाए किसी वजह से, और या लोड कट गया एकदम से, कम हो गया, और मैकेनिकल पावर यहीं है लेकिन वो ऊपर है और ये कर्व यहाँ पर नीचे आ गया, लोड कर्व, कि वो पावर आप ड्रा कर ही नहीं सकते, आपके पास लोड ही नहीं है, तो उस वक्त भी तो यही होगा कि ये जो एंगल है, ये यहाँ पर ये मशीन जो है ये एक्सेलरेट कर जाएगी। तो दोनों केसेस में मशीन डिसेबल होगी। और मैंने आपको एक और लेक्चर में ये बता दिया कि स्टेडी स्टेट जो लिमिट होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको आपको बताया मैंने कि डी डेल्टा बाई डी टी अगर बराबर ज़ीरो है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़ीरो है, तो इसका मतलब है सिस्टम स्टेडी चल रहा है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी जो घबराहट है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर को देख के कम होती चली जाए कि यार ये तो हर दफ़ा यही बात करते हैं, चलो इसको देख ही लो। तो ये बड़ी आसान सी बात है, कुछ खास बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी तक जो हम बात करते आए हैं वो हम एक इक्वेशन की बात करते आए हैं, और एक इक्वेशन कौन सी है, वो एक इक्वेशन ये वाली है, ये वाली। दूसरी इक्वेशन जो है वो मैं इधर छुपा दिया मैंने, ताकि आपको थोड़ा सा ये रहे कि ये इस वाली के देखें हम बात करते हैं। और आपको ये इक्वेशन याद होनी जानी चाहिए, P इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा डिवाइड बाई एक्स। ये वही इक्वेशन है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कितनी पावर ट्रांसमिट हो सकती है, वो ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से पता चल रहा है कि अगर इंडक्टेंस ज़्यादा हो लाइन्स की यहाँ पर तो फिर ये पावर कम फ्लो होगी। इसी से पता चल रहा है कि वोल्टेज इज आल्सो प्लेइंग पार्ट, और इसी से पता चल रहा है कि डेल्टा एंगल इज आल्सो प्लेइंग ए पार्ट। डेल्टा एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम पावर जो है वहाँ से आप ड्रा कर रहे होंगे जनरेटर से। ये हम करते रहे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया अभी तक कि ये जो है इसका किस मशीन से ताल्लुक़ है। मशीन्स के रोटर दो किस्म के होते हैं, आपको पता है, सेलियंट पोल और नॉन सेलियंट। सेलियंट पोल और नॉन सेलियंट। नॉन सेलियंट कौन से हैं? जो कि सिलेंड्रिकल रोटर होता है, बिल्कुल आप देखते हैं बिल्कुल सिलेंडर की तरह, मोटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है, वो सिलेंड्रिकल नॉन सेलियंट है। ये जितनी इक्वेशन की बात हो रही है और इस कर्व की बात हो रही है, दिस इज अबाउट द नॉन सेलियंट या सिलेंड्रिकल। लेकिन जो है सेलियंट पोल वाले भी तो होते हैं, वो सेलियंट पोल वाले भी होते हैं। तो मैं इक्वेशन अब पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ और उसका कर्व बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है स्टेडी या ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी को समझने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक और बेसिक कंसेप्ट, अलग सेगमेंट, और इस सेगमेंट का नाम क्या है? इसका नाम यह है, जो कि बैनर का भी शायद होगा, कि सेलियंट वर्सेस नॉन सेलियंट मशीन्स, उसकी इक्वेशन और उसके कर्व पावर का और उसका बिहेवियर। तो इधर देखें, इधर अब आप आ जाएं इस तरफ, इस इक्वेशन पे देखें। नॉन सेलियंट की इक्वेशन मैंने ड्राइव नहीं की है, इसी तरह से ड्राइव होती है, तो उस डेरिवेशन हम नहीं जा रहे। मैंने आपको उसकी भी डेरिवेशन नहीं कराई, क्योंकि वो भी एक लंबा चौड़ी मसला है। मसला तो नहीं है, मतलब लंबी चौड़ी टिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो वो मैंने कोशिश करता हूँ कम से कम आप मेरी देखें डिस्टेंस रिले वाली जो लोडेबिलिटी वाली है, मैंने कितने उसको आसानी से समझाने की कोशिश की है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो अब आप देखें कि ये इक्वेशन कितनी लंबी चौड़ी है। इसे पहला पार्ट पे अगर आप गौर करें तो पहला पार्ट तो वही का वही है ना, ये वाला, ये पार्ट में तो कोई तब्दीली नहीं है ना, इस ये पार्ट तो अपनी जगह वही का वही है, पहला वाला। इसका मतलब है कि पहला वाला जो है, इसका अगर मैं कर्व बनाऊं, आपको दिखाऊं, तो वो कर्व यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल
पहला वाला जो कर्व है ये वाला, ये देखिए ये वाला कर्व जो है ये बना हुआ है, ये ब्लू वाला कर्व जो बना हुआ है ये कर्व वही है जो कि पहले यहाँ पर भी बना हुआ है। अब क्या हो रहा है, इसमें प्लस एक और कंपोनेंट आ रहा है। उस कंपोनेंट में जो पहला हिस्सा है इसका, पहला वाला हिस्सा, यानी दो हिस्से, एक तो साइन के साथ है ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपको देख के डर लग रहा होगा, और दूसरा पार्ट है ये देखिए तो तकरीबन कांस्टेंट है, क्वाड्रेचर इम्पीडेंस है, रिएक्टेंस है, डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस है। ये अल्टरनेटर के अपने आपको पता है वी है, वी भी आपको पता है, वी भी आपके पास गिवन है, तो ये सब कांस्टेंट है। जो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है साइन 2 डेल्टा, यानी अब एंगल तो डेल्टा नहीं है 2 डेल्टा है। आपको पता है जब डेल्टा का एंगल साइन का एंगल बदलेगा 2 डेल्टा और डेल्टा, तो क्या होगा, डेल्टा अगर 45 होगा तो वो असल में 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये 45 पे ही इसका पीक आ जाएगा दूसरे वाले का, ये जो मैंने लाल से बनाया। तो जब यहाँ 90 रखोगे डेल्टा तो 180 हो जाएगा, साइन 180 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो पीक है वो आप देखें 45 डिग्री पे आ गया, और ये 90 डिग्री पे जो है ये 0 हो गया, और 180 पे ये सूरत हाल है। तो लाल वाला कर्व किसका हुआ, वो इस नॉन सेलिएंट का हुआ। इसके दो पार्ट हो गए, ब्लू कर्व हो गया और लाल कर्व हो गया। अब दोनों यहाँ पर आपके सामने कर्व आ गए। इसका कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने ब्लैक में बनाया हुआ है, कॉम्बिनेशन ये हो गया। इसका कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि नॉन सेलिएंट पोल वाली मशीन में स्टेबिलिटी लिमिट जो थी बढ़ गई। ये देखें आप, ये पी एम मैकेनिकल पावर बढ़ गई ना, मैकेनिकल पावर जो थी वो भी तो बढ़ गई, और आपकी ये पावर बढ़ गई, पी मैक्स बढ़ गया, पी इलेक्ट्रिकल ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिएंट पोल जो होती है मशीन वो ज़्यादा, उसके अंदर स्टेबिलिटी लिमिट उसकी ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है फिर से सुन लें। इसलिए ज़्यादा होती है कि दो पार्ट हैं, पहला पार्ट तो वही है, इसकी स्टेबिलिटी लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, ये आ गई। लेकिन इस वाली मशीन की स्टेबिलिटी लिमिट दो पार्ट होने की वजह से ये ब्लू और रेड को जब आप ऐड करेंगे तो कर्व कहाँ ऊपर पहुँच गया, तो आप देखिए पी मैक्स जो था ऊपर हो गया। अब पी मैक्स ही तो वो असल चीज़ है कि पी मैक्स इज़ द मैक्सिमम कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या जो भी कहें, या पावर डेवलपमेंट है, तो वही तो असल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी मैक्स अगर बढ़ गया तो इसका मतलब आपके पास एम्पल सफिशेंट हो गया, मार्जिन हो गया, और इसका मतलब मशीन स्टेबल रहेगी किसी हद तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेलिएंट पोल मशीन की स्टेबिलिटी जो होती है वो बेहतर होती है, या दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि सेलिएंट पोल्स जो हैं दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिस्टम स्टेबिलिटी। क्या, सेलिएंट पोल मशीन जो है, ये सेलिएंट पोल डिज़ाइन जो है दैट हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रांजिएंट स्टेट या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, बिकॉज द पीएम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर हैज़ इंक्रीज नाउ ओनली ड्यू टू दिस इक्वेशन हियर विच इज़ फॉर द सेलिएंट पोल मशीन। तो ये एक और कंसेप्ट है, मैंने अलग अलग कंसेप्ट बयान कर रहा हूँ। एक में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्विंग क्या होता है, पूरा फर्स्ट स्विंग क्या होता है उसी को क्लियर करना है। फिर मैंने आपको बताया कि TCR क्या होता है, टाइम क्रिटिकल टाइम फॉर क्लियरेंस ऑफ फॉल्ट, वो कितना होना चाहिए, क्या होता है। अब तीसरा मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर कि जनाब ये हमें देखना पड़ेगा कि सेलिएंट पोल की जो थी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसको किस तरह से सारी चीज़ों को यकजा करेंगे वो मैं जो एक वीडियो बनाऊँगा लेक्चर, जो कि कल या परसों फिर जारी करूँगा, कि जिसमें हम ये सारी चीज़ों को कवर करके ये बताएंगे कि हमें क्या लेना है। सिस्टम स्टडी करते हैं जब हैं ट्रांजिएंट की, जब स्टडी करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर करता है, तो आप और हम क्या करते हैं, हम और आपको ये अगर नहीं आता तो फिर तो कंप्यूटर ऑपरेट ही कर रहा है ना। तो आप लोग इंजीनियर, इसीलिए तो हम लोग को बाहर जाके जॉब नहीं मिलती कि वहाँ पर फिर इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। वो चाहते हैं कि थोड़ी मैथ पता हो, थोड़ी इंजीनियरिंग आती हो, ये सब इंजीनियरिंग है। तो ये चीज़ आपको जानना है। तो एक पूरी जब लेक्चर में सबको मैं कंबाइन करके ये बताऊंगा कि क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है, और स्टडी जब करते हैं तो क्या चीज़ें नेगलेक्ट करते हैं, क्या नेगलेक्ट नहीं करते हैं, क्या अजम्पशन होते हैं जिसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और आप सिस्टम स्टडीज़ करते हैं। क्योंकि ये हमें नहीं पता होता, हम तो बस करते हैं, और वो कोई बच्चा बचूपड़ा जो होता है, कोई निकिया जो होता है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर नॉन मैट्रिक मैट्रिक पास वो आपको करके देता है और आप कहते हैं हमने स्टडी करी है। तो दैट इज़ नॉट द सिस्टम स्टडी, माजरत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। आपको बता दिया मैंने कि कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है, ना ही कोई इतने व्यूअर्स आने हैं कि मुझे कोई इसमें से हज़ारों लाखों रुपए मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
तो आप इसको चाहते हैं कि इल्म को फैलाना चाहते हैं तो आप भी शुरू भी कर सकते हैं चैनल, और आप हाथ भी बटा सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पे जारी रखूँगा। अभी पावर सिस्टम स्टेबिलिटी ट्रांजिएंट की तरफ आते आते मैं कई और एक दो लेक्चर को दूंगा, और उसके बाद फिर मैं कंबाइन बताऊंगा कि क्या होती है और कैसे होती है और क्यों होती है।